स्वागत है आप सभी लोगों का भाई एक नई सीरीज में। और इस बार जो हमारी सीरीज रहने वाली है वो है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की। हम इस सीरीज में शुरू करेंगे तंजानिया कंट्री से, फिर हम वहां से जाएंगे बुरुंडी, रवांडा, युगांडा, साउथ सुडान, सोमालिया, सोमालीलैंड और एंड करेंगे हम अपनी ट्रिप जिबूटी में। तो ये 7 देश हम इस ट्रिप में कवर करने वाले हैं। वैसे तो 8 है, पर सोमालीलैंड सोमालिया का हिस्सा है, वो रिकॉग्नाइज फुली नहीं है, पर अलग टेरिटरी है, हम फिर भी वहाँ पे जाएंगे। तो 7 देशों की सीरीज होती है आज से शुरू। बड़ा बिल्कुल 4 कस्टम्स ऑफिसर मेरे को घूर रहे हैं। मैंने कहा भाई मतलब घूरने लग रहे हैं, मैं क्या करूँ? तो समझ ही नहीं आता कई बार क्या करें, मैं भी घूर दिया। पर देखा ऐसी लैंग्वेज इनकी बहुत ही मतलब अजीब, इनके लेटर्स हैं अलग बिल्कुल दुनिया से। सारी लेडीज ना बात करने लग गई कि भाई इसने ना $1 का नोट दिया है, अब ये बंदा खुले वापस देगा या नहीं देगा। भाई बाहर का ऐसा है जैसे कि पुरानी दिल्ली में आ गया हूँ। भाई अपनी फ़्लाइट है 15:20, 3:20 मस्कत की। चेक इन ओपन है एच पे। स्वागत है भाई आप सभी लोग का एक नई सीरीज़ में। मैं आ गया था ताजिकिस्तान से, फिर मेरा था जापान का ग्रुप टूर, फिर मैं घर आ गया था 1 महीने के लिए। तो मैंने बुक तो भाई कर रखी थी टिकट्स मिडिल ईस्ट में। मेरे को जाना था कुवैत, अफ़गानिस्तान वगैरह, पर अब युद्ध हो गया, सारी टिकटें वो कैंसिल। मैंने अब करा ली भाई अफ्रीका की। ठीक है, मैंने सोचा अब कहाँ ही जाएँ, अफ्रीका। और एक ही एयरलाइन ढंग से ऑपरेट कर रही थी अभी मिडिल ईस्ट में, जो अफ्रीका कनेक्शन बना रहा है, ओमान एयर। और पिछली बार मैं ओमान एयर से गया था तो मैंने एक कंप्लेंट करी थी कि एक सरदार जी थे, उन्होंने ऐसे ऐसा बोला ये वो। तो ये थे पाजी, ठीक है। और दोबारा आते यहाँ पे लाइन में पहचान लिया। भाई पहले तो मैं पाजी कोई पर्सनली दुश्मनी तो थी नहीं, कोई जानता मैं हूँ नहीं किसी को। हर बार जब दिल्ली एयरपोर्ट आता ना, थोड़ा ऐसा एक्सपीरियंस हो जाता है कि मतलब बंदे को ऐसा लगता है कि यार बाहर के देशों में ऐसा होता नहीं, पर यहाँ पे ऐसा हो रहा है। और जबकि मेरे को भी याद नहीं है क्या हुआ है, पाजी बता रहे हैं अभी क्या हुआ क्या नहीं हुआ। पर पाजी को मतलब ओमान एयर वालों ने कॉन्टैक्ट करा कि इनके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो अच्छा हुआ, चलो नौकरी तो नहीं गई अभी। स्टाफ का जो चेकिंग कर रहा था उसके बीच में, चलो कोई नहीं, मैंने तो सॉर्ट आउट करा आपका। हाँ नहीं ठीक है। और भाई देखो वो थोड़ा ना शब्दों में ऐसा हो जाता है कई बार, जल्दी जल्दी में, जैसे पाजी ने कह दिया होगा चलो ठीक है तो मत दो इसको बोर्डिंग पास, थोड़ा ऐसा बोल दिया था। तो वो चीज़ मेरे को हर्ट करी थी, बस इतना ही मैंने बोला था। चलो कोई नहीं बाजी, थैंक यू सो मच। आपका नाम? तनवीर बाजी। चलो ठीक है भाई, ओमान एयर वालों अपना सॉर्ट आउट हो गया है। चलो फिर ओमान से हम कल सुबह की फ़्लाइट है भाई मेरी अदीस अबाबा की, अदीस अबाबा से है ज़ांज़ीबार की। वो अभी ओमान उतर के देखते हैं। लो भाई इमिग्रेशन हो गया, चेक इन हो गया। चेक इन तो खैर क्या हुआ, जैसी लाइन में लगा सरदार जी आ गए। तो मेरे को याद तो था कि ओमान एयर में मेरे साथ किसी ने ऐसे बदतमीज़ी करी थी, पर उन्होंने भी क्या पता जल्दबाजी में कर दी हो। पर भाई कस्टमर इज़ किंग वाली चीज़ ना इंडिया में है ही नहीं। कस्टमर इज़ कुत्ता, ये चीज़ इंडिया के एयरपोर्ट से फॉलो होती है। और सिर्फ वही मैंने पिछली बार मैंने अब देखी अपनी वीडियो, ठीक है, मैं तो भूल ही गया था क्या हुआ था। तो हुआ ये था, मैं ओमान जा रहा था तो मैंने ओमान की टिकट दिखाई, फिर वो लड़की बोली रिटर्न/ऑनवर्ड टिकट, बिल्कुल जायज़ डिमांड है, ठीक है। मैंने ऑनवर्ड टिकट दिखाई ओमान से अबू धाबी, मैं अभी वीडियो में बोल रहा हूँ, ठीक है, वो दिखा दी। लड़की बोली दिल्ली वापस की टिकट दिखाओ, इंडिया वापस की टिकट दिखाओ। उस चीज़ पे मैं बिल्कुल चिढ़ गया। और जब मैं चिढ़ा वहाँ पे खड़ा था तो सरदार जी जल्दी जल्दी में कुछ बोल गए, ठीक है। इस बार नहीं, पिछली बारी बात कर रहा हूँ, कहीं ओमान एयर वाले दोबारा उनको डांटने लग जाए, ऐसा नहीं है। तो यार ऑनवर्ड टिकट का ना सारी एयरलाइंस अपने स्टाफ को मतलब बताओ कि ऑनवर्ड टिकट का मतलब क्या। तुम्हारा मतलब सिर्फ अगर मैं यहाँ से मस्कट जा रहा हूँ तो उसी देश का होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वहाँ की इमिग्रेशन मेरे से बस ये पूछेगी कि तुम ये देश छोड़ोगे या फिर नहीं छोड़ोगे, बस। उससे अगले देश का मतलब उससे अगले देश का है, ठीक है। चलो ये तो जो हो गया, पुरानी वीडियो ओमान एयर की जाके देख लेना, क्योंकि मैंने सब कुछ सच सच बोला था। तो अभी सरदार जी मेरे को कुछ मतलब ऐसा नहीं बोला कि आपने झूठ बोला था, मैंने क्योंकि सब कुछ सच सच बोला था। तो चलो ठीक है, उन्होंने भी आके अपोलोजाइज़ कर दिया, जैसा भी था जो भी था। ये तो छोटी सी, मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि ऐसा कुछ होएगा, ठीक है। तो दिल्ली टर्मिनल 3 पे आ चुके हैं। और भाई युद्ध की वजह से अभी पता नहीं ओमान एयर ही ढंग से ऑपरेट कर रही है। दुबई वगैरह जाने में तो डर ही लग रहा था भाई कि कहीं क्या पता कोई सी मिसाइल ड्रोन आके एरोप्लेन में भिड़ जाए और क्रैश हो जाए। अभी ओमान का भी नहीं पता यार कि क्या होने को क्या हो जाए, कोई कुछ नहीं कह सकता ना। यहाँ से 3 घंटे ओमान की फ़्लाइट है, फिर कल सुबह मेरी फ़्लाइट है ओमान से तंजानिया की, इथोपियन एयरलाइंस की, ठीक है। यही सबसे सस्ता कॉम्बिनेशन पड़ रहा था, जो कि लगभग 50,000 रुपये का पड़ा है।
50 का पड़ा है, हाँ इतने से का ही पड़ा है, मान लो 40 का कुछ पड़ा होगा, मेरे को याद नहीं आ रहा, क्योंकि भाई मेरी सारी फ़्लाइटें जो पहले बुक थी ना 5-7 वो सारी कैंसिल हुई, सब कुछ कैंसिल हुआ। कुवैत का वीज़ा ले रखा था, कुवैत की फ़्लाइट, ये मान लो नुकसान भी हो गया अच्छा खासा, पर चलो कोई नहीं, ये सब चलता रहता है भाई। ट्रंप ने सबका पूरी दुनिया का ही नुकसान करा रखा है। पिछली बार मैं एयरपोर्ट पे आया था ना, तो मेरी वाइफ ने बताया कि इन वेंडिंग मशीन में बोतल 10 रुपये की मिलती है। भाई मेरे को यकीन नहीं हुआ कि एयरपोर्ट के अंदर पानी की बोतल 10 रुपये की, मतलब ये मान लो 10 अमेरिकन सेंट्स। और यहाँ पे आके देखा तो भाई 9 रुपये की पानी की बोतल है, 9 रुपीज़ ओनली। कोको कोला वगैरह 100 की, वो तो चाहे 500 की कर दो भाई, पर जो एसेंशियल चीज़ है ना उसको ज़्यादा नहीं करना चाहिए कभी भी। कोको कोला वगैरह बेचो तुम, चाहे इसको 200 की कर दो, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसको प्रोसीड टू पे करो और फिर यहाँ पे QR कोड आएगा, स्कैन करके पे कर दो। 9 रुपये में आपको 500 ml पानी की बोतल, तो बहुत सही कर दिया ये ना एयरपोर्ट पे। तो ऐसा नहीं है कि आपको 100 रुपये की पानी की बोतल मिलेगी। तो वेंडिंग मशीन मतलब हर गेट पे, हर 2-3 गेट पे एक है। और जो नई चीज़ हुई है भाई, मैंने अपना पासपोर्ट रिन्यू करा लिया। बोर्डिंग पास हटा देता हूँ भाई, ये मेरा पासपोर्ट, और इसके नीचे आप देखोगे तो IC चिप वाला पासपोर्ट है। अब ये हो गया अपना बायोमेट्रिक पासपोर्ट। ये मेरा पुराने वाला से भी पुराने वाला पासपोर्ट है। मैं सेकंड नंबर के नहीं, जस्ट पुराने वाला पासपोर्ट अपने साथ नहीं लेके आया, क्योंकि उसमें सिर्फ शेंगन वीज़ा था और जापान का था। तो इस बार मैं शेंगन जापान कहीं जा नहीं रहा, अपना ये वाला पासपोर्ट लेके आया था मैं, जिस पे US कनाडा था, क्योंकि ओमान में एंट्री की ज़रूरत पड़ती। अगर ओमान नहीं जा रहा होता, मैं डायरेक्ट वहाँ जा रहा होता, तो ये वाला पासपोर्ट भी मैं नहीं लेके आता, क्योंकि ज़रूरत नहीं होती, आप कैरी करो, ठीक है ना, कोई ऐसे कंपल्शन नहीं है, बस दिखाने के लिए आप कैरी कर सकते हो। तो जो पासपोर्ट की नीड थी वो कैरी कर ली भाई। ये मैंने बनवाया तत्काल में, जैसे ही जापान से आया अगले से अगले दिन मैंने अपॉइंटमेंट ले ली थी। और जैसे मान लो आज मैं दोपहर में 1 बजे बायोमेट्रिक वगैरह दे के पासपोर्ट सेवा केंद्र पे सब कुछ करके फ्री हो गया, ठीक है। उसी दिन 5 बजे प्रिंट हो गए पासपोर्ट, स्पीड पोस्ट से डिस्पैच हो गया। अगले दिन स्पीड पोस्ट वालों के पास था, उससे अगले दिन दोपहर 12 या 1 बजे करीब मेरे घर पे डिलीवर हो गया था। मतलब 48 आवर्स में पासपोर्ट मेरे पास था। और अपॉइंटमेंट मैंने ली थी सिर्फ 12-13 घंटे पहले। कुछ भी नहीं, मतलब तत्काल में ना 1-2 डॉक्यूमेंट एक्स्ट्रा चाहिए होते हैं बस, और आपका पासपोर्ट इजीली बन जाता है। बहुत अच्छी सर्विस थी भाई। टक 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 पासपोर्ट सेवा केंद्र पे काम हो गया, और टक 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 48 घंटे में पासपोर्ट मेरे हाथ में था, ठीक है। पुलिस वेरिफिकेशन बाद में होती है, हालांकि जिस दिन मेरा पासपोर्ट आया ना उसी दिन पुलिस से फ़ोन आ गया था कि वेरिफिकेशन करनी है, तो वो भी हो चुकी मेरी, ठीक है। अब तारीफ सुन ली भाई आपने, बायोमेट्रिक बन चुका है। 48 आवर्स अच्छा अनुभव था मेरा पासपोर्ट सेवा केंद्र के साथ, इंडियन पासपोर्ट अथॉरिटी जो भी है उनके साथ अच्छा एक्सपीरियंस था, जल्दी आ गया। तत्काल का मतलब यही होता है। पर भाई क्वालिटी, अब देखो मैं थोड़ी बुराई करूँगा तो वो भी सुन लेना, क्वालिटी पासपोर्ट की भाई बिल्कुल 3rd क्लास है। ये जो पासपोर्ट है 60 पेजेस वाला है। अब इसका जो कवर है ना, ये ब्लू कलर का जो हमारा कवर है, ये बनाते होंगे लोग कॉमन, ठीक है, 36 पेज वालों के लिए भी और 60 वालों के लिए भी। अब क्या होता है कि 36 वाला थोड़ा छोटा मतलब पतला होता है, 60 वाला थोड़ा मोटा होता है, तो ये कवर क्या है, छोटा रह जाता है, तो अच्छे से ना लेमिनेट नहीं हो पाता। देखो ये अगर आपको दिख रहा हो नहीं दिख रहा हो मेरे को नहीं पता, पर अच्छे से पूरा मतलब गत्ता चढ़ नहीं पाया। तो पहला पेज एक्सपोर्ड है, गत्ता पूरी तरह से चढ़ा नहीं है। और ये एक ऐसी चीज़ है भाई जो पूरे दुनिया में हमको रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। हम कहीं बाहर जाते हैं घूमने में, तो मैं इसमें क्या गलती है बस कि 2 अलग अलग इनको कवर्स बनाने चाहिए, एक 36 वाले के लिए, एक 60 वाले के लिए, कि भाई 36 वाला भी सही से कवर हो जाए और 60 वाला भी सही से कवर हो जाए। तो बस ये दिक्कत थी, और अनुभव अपना सही था। जैसा भी जो भी होता है भाई, पुलिस वगैरह के साथ जैसा भी था, जो भी था सही था भाई। बस बायोमेट्रिक पासपोर्ट अपने पास आ चुका है। प्लस भाई मानो कि मैं फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन पे रजिस्टर्ड था अपने पुराने वाले पासपोर्ट के साथ, ठीक है। अब अगर आपके पास पुराने वाला पासपोर्ट एक्सपायर हो गया या फिर जो भी हो गया, कैंसिल हो गया, आपका नया वाला पासपोर्ट आ गया, तो ऑटोमेटिक वो फास्ट ट्रैक में रजिस्टर नहीं होता, साइड पे जाके दोबारा से आपको रजिस्टर कराना पड़ता है फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन के लिए, ठीक है। वहाँ पे वीडियो वगैरह मैं नहीं बना सकता, ई-गेट से लगे होते हैं, तो क्या पता बना भी सकते हो, पर मैं बनाता नहीं हूँ ऐसी जगह वीडियो, फिर कोई कुछ कह देगा, है ना। ये दोबारा से रजिस्टर करना पड़ता है, पर फिंगरप्रिंट आपको दोबारा नहीं देने पड़ते। तो ये मैंने रजिस्टर करा था, और लगभग शायद याद नहीं मेरे को, शायद 3 या 4 दिन में दोबारा से मेरा अप्रूव हो गया था। तो आज भी मैं नए वाले पासपोर्ट से ई-गेट से ही आया हूँ, तो ये भी सही है। वैसे तो देखो ई-गेट का ये फंडा होना चाहिए, देखो मैं सही बताऊँ, पूरी अपने जितने भी लोग हैं उन सब के लिए कर देना चाहिए ई-गेट। पर खैर इंडिया में थोड़ी अभी एजुकेशन की कमी है, सब के लिए कर देंगे तो वो ई-गेट सारे ब्लॉक ही हो जाएंगे। तो इसलिए मेरे को लग रहा है जो फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स हैं इंडिया में सिर्फ उन्हीं के लिए कह रहा है, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और थोड़ी एजुकेशन की कमी है, ये मानना पड़ेगा हमको। उनको समझाना पड़ेगा ऐसे रखो पासपोर्ट, ऐसे रखो, क्योंकि मैं देखता हूँ ना ये दुबई, सऊदी अरेबिया जब मैं जाता हूँ तो लोगों को नहीं प्लेस करने आते पासपोर्ट उस पर ढंग से। जो यूरोपियन वगैरह कंट्रीज़ हैं वो
बचपन से ये चीज़ें करने लग रहे हैं तो फिर वो कर लेते हैं, पर थोड़ा अभी हो जाएगा मेरे को लग रहा है, पर अपने लिए तो सही है भाई। मैं और ये जो फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन में कहाँ से आया कहाँ गया, इंडिया से एंट्री एग्जिट जितनी बार भी करा, वो सारा डाटा ऑनलाइन फास्ट ट्रैक वाले मेरे आईडी पे मिलता है। तो 14 बार मैं फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन वाले गेट से पिछले 1.5 से 2 साल में जा चुका हूँ। तो भाई बोर्ड करते हैं अपनी पहली फ्लाइट। ये आ गए हम ऑन बोर्ड। दिल्ली से अपना रूट जाएगा ऐसे मस्कट, बिल्कुल ही भाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के पास। ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है, ये देखा, यही था सबसे सेफ ऑप्शन अभी ट्रैवल करने का। पाकिस्तान के ऊपर से होते हुए जाएगा, वैसे प्लेन आया ऐसे है, पता नहीं शायद पाकिस्तान के ऊपर से होते हुए वापस पाकिस्तान के ऊपर से होते हुए जाता है, आता नहीं है। पर मात्र 3 घंटे 6 मिनट की फ़्लाइट है और कई बार तो 2 घंटे 50 मिनट में पहुंच जाती है। आज है 3 घंटे 6 मिनट में पहुंचेगी। लो भाई 3 घंटे की फ़्लाइट के बाद ये लैंड हो गए हम मस्कत ओमान में। और ये फ़्लाइट वैसे 2.5 घंटे की रहती है। पायलट ने भी अनाउंस करा कि भाई कॉन्फ्लिक्ट की वजह से हमको थोड़ा लंबा रूट लेना पड़ा। वैसे हम पाकिस्तान के ऊपर से नहीं आए, इंडिया से ही आए, फिर ऐसे लेफ्ट टर्न सा ले लिया था, एल शेप बनाई थी। तो अभी तनिष्का आ गई होगी मेरे को लेने एयरपोर्ट के बाहर। अब तनिष्का को जानती होगी, मेरे साथ ग्रीनलैंड ट्रैवल किया था, फिर मैं ओमान जब आया था पहली बार तो उन्हीं के कर रुका था। तो 7-8 घंटे का ले ओवर सा है। उनका घर एयरपोर्ट से पास ही है क्योंकि वो कैबिन क्रू है ओमान एयर में। तो वो भाई यहाँ पे ये मशीन तो पहली बार देखी है मैंने, ऊद डिफ्यूज़र, इसमें से ऊद निकलने लग रहा है भाई, मतलब परफ्यूम टाइप है। चलो भाई इमिग्रेशन हो गया। पूछे कितने दिन रुकोगे, मैंने कहा 7-8 घंटे रुकना है मेरे को, लगभग 8 घंटे बाद वापस एयरपोर्ट पे आ ही जाऊँगा। फ़्लाइट तो वैसे 12 घंटे बाद है। तो फिर कहते कहाँ रुकोगे, मतलब गाड़ी है जाने के लिए मस्कट। बोले मस्कट जाओगे, मैंने कहा हाँ मस्कट जाऊँगा। तो कहते गाड़ी है, मैंने कहा मेरी फ्रेंड आ रही है। फिर पता नहीं क्या हुआ, मेरा पुराने वाला पासपोर्ट वापस दे दी यूएस वीज़ा चेक करके, और जो नया वाला पासपोर्ट था वो अपने पास रखा रहा लगभग 2-3 मिनट, कुछ नहीं बोला मेरे से, बंदा अपना कुछ काम कर रहा है, और फिर ऐसे उठा के दे दिया। पता नहीं क्या कुछ चेक वेक कर रहा होगा, मेरे को नहीं पता। चलो भाई चलते हैं, बाहर निकलते हैं। लो भाई बाहर निकल गया, ड्यूटी फ्री गया था मैं। ये कुछ निकोटीन के डब्बे होते हैं, पता नहीं च्युइंगम सी होते हैं, जिनको सिगरेट की लत छुड़ानी होती है, उनके लिए है। तनिष्का तो सिगरेट पीती नहीं है, शायद अपने किसी दोस्त के लिए मंगाया होगा। ये थे 10 डिब्बे थे, ये 20 ओमानी रियाल के, शायद एक ओमानी रियाल आजकल 220 या 240 के करीब चल रहा होगा। फिर भाई कस्टम्स पे हमेशा ही ना ऐसा सीन हो जाता है जहाँ बैग चेक नहीं करते। मैं नथिंग टू डिक्लेयर वाले में से निकल गया। अब 4 ऑफिसर्स मेरे को घूरने लग रहे हैं। अब मैं उनकी नज़रों में देखने लग रहा हूँ, वो मेरी नज़रों में, मैं उनकी नज़रों में। ऐसा सीन लगभग ये मान लो 20 सेकंड तक चला। अब मैं उनको नज़र छुपा के चला जाऊँ तो ऐसा लगता है कि भाई मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ। नज़रों से देखता रहूँ तो ऐसा लगता है कि भाई ये बंदा देख रहा है कि हम इसको रोक ना लें। मेरे को नहीं समझ में आता भाई क्या करना है। तो फिर वो भी हंस दिए, कह रहे भाई घूरे ही जा रहा है। मैंने कहा ओके ठीक। वो बोले ओके ओके, पता नहीं क्या अपनी लैंग्वेज में कुछ बोले। मैंने कहा चलो। बाहर आ गया ओमान के एयरपोर्ट पर। पिछली बार तो तनिष्का के साथ आया था तो वो अपने किसी दरवाजे से ले गई थी। ये पता नहीं कहाँ उतरा हूँ मैं, तो आ ही रही है वो शायद अभी यहाँ पे। अरे इन शीशों में से कुछ नहीं दिख रहा मेरे को, तो अंदाजे से आया हूँ मैं। नहीं दिख रहा, थोड़ा बहुत दिखा था। भाई रात के बज रहे हैं 2:20। वापस एयरपोर्ट पे आ चुका। भाई कोई भी कहे ना आपसे कि रात की फ़्लाइट ले लो कहीं से भी, 3-4 बजे वाली, 12 बजे तक की ले लेना,
3-4 बजे बिल्कुल मत लेना भाई। कितना ये लगता है कि रेस्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, पर नहीं हो पाता यार रेस्ट। ये देखो भाई, ये एयरपोर्ट है, बिल्कुल खाली पड़ा है। वो अराइवल्स एरिया था जिसमें मैं शाम को लैंड हुआ था 6 बजे, और 2:30 बजे यहाँ पे आ गया भाई। 1 बजे बाहर निकला था, 6:30 तक तनिष्का के घर पहुँचे। 9 बजे तक बातें करी थी, फिर मैंने अपना कुछ प्रोग्राम देखा था। 11 बजे सोने गया और बिल्लियाँ आ गई मेरे पास। तनिष्का के 3-4 बिल्लियाँ हैं, मेरी पैंट पे पूरी बिल्लियों के बाल लगे हुए हैं। उसके बाद भाई 2 घंटे सोया मैं। कभी भी रात वाली फ़्लाइट यार, अब क्या ही करता मैं भी। ऑप्शन ही अपने पास यही था। इथोपियन एयरलाइंस की फ़्लाइट है, और अभी तो पता नहीं है, दिमाग ख़राब करेंगे कि रिटर्न टिकट दिखाओ नहीं दिखाओ, क्योंकि मेरे पास है नहीं। 80-90 हज़ार की रिटर्न टिकट बुक करनी पड़ेगी, मतलब कैंसिल हो जाएगी बाद में, करनी पड़ जाएगी। चलो चेक इन बंद होने में अभी 50 मिनट हैं, तो टाइम काफ़ी अपना। जाके देखते हैं, मांगेंगे तो करा लेंगे, नहीं मांगेंगे तो फिर नहीं कराएंगे, बिना रिटर्न टिकट कराए चल पड़ेंगे। और आप जान के हैरान हो जाओगे कि मैं अभी ओमान में था, ठीक है। ओमान की कैपिटल आज की तारीख में क्या है? मस्कट। पर पहले ज़माने में ओमान की कैपिटल होती थी ज़ांज़ीबार, जहाँ पे मैं जाने लग रहा हूँ, जो कि आजकल तंजानिया में एक आइलैंड है। वो ओमान की कैपिटल होती थी। क्यों होती थी? इतना दूर, 6 घंटे फ़्लाइट यहाँ से, फिर भी ओमान की कैपिटल ज़ांज़ीबार क्यों? वो तो अगली वीडियो में पता चलेगा। भाई चेक इन मेरा हो गया। जाके बोली कि आपने रिटर्न टिकट करा रखी। सबसे पहला ही सवाल ये होता है भाई, जिस दिन करा के जाओगे ना उस दिन कोई नहीं पूछेगा, जिस दिन नहीं कराओगे ना आप उस दिन सब लोग पूछेंगे और आपसे कराएंगे। तो हमको भाई इनसे 4 कदम दुनिया से आपको आगे चलना पड़ेगा, जब आप चैन की सांस ले सकते हो, ठीक है। चैन की ज़िंदगी आप तभी जी सकते हो जब आप दुनिया से 4 कदम आगे चलो। तो भाई मैंने अभी बैठ के, जब तनिष्का के घर था, तो 1-2 घंटा मैंने रिसर्च करी थी कौन सी ऐसी एयरलाइन है जो कि फुल रिफ़ंड देगी आराम से। तो कीनिया एयरवेज़ आई, नहीं देती। इथोपियन आई, नहीं देती। ओमान एयर आई, नहीं देती। फिर आई कतर एयरवेज़ निकल के, ज़ांज़ीबार से ऑपरेट करती है। तो भाई मैंने कतर एयरवेज़ की $960 की, मतलब ये मान लो 85-90 हज़ार रुपये की टिकट कराई फुल कैंसिलेशन पे। अब करा ही लिया है, तो फिर लैंड होने के बाद कैंसिल कराऊंगा। ज़ांज़ीबार वालों को बेगर दिखानी पड़ गई तो दिखा देंगे, ठीक है। वहाँ लैंड होने के बाद वैसे कोई दिक्कत नहीं होती, मेरे को पता है, पर अपने करा ली थी तो $960 की कराई। तो आप ऐसी एक एयरलाइन ढूंढ के रखो, एक ऐसा कार्ड रखो अपने पास कि भाई आप कराओ टिकट और आपको रिफ़ंड आ जाए। इसमें फॉरेक्स के भी जो कटेंगे मेरे एक्स्ट्रा पैसे, वो भी रिफ़ंड आ जाते हैं। हालांकि मैं कैंसिल ही इसको 4-5 घंटे में कर दूंगा तो ट्रांजैक्शन सेटल ही नहीं हो पाएगी, तो फॉरेक्स का कटेगा ही नहीं। तो मेरे से बंदा कहता हम 15 मिनट बंद करने वाले काउंटर। मैंने कहा हाँ भाई रुक जा 2 मिनट। पेमेंट पेज पे मैंने जाके अपने आप को पॉज कर रखा था, कहेंगे तो बटन दबा दूंगा, नहीं कहेंगे तो अपना चलो भाई, जय बाबा की, ऑल गेट्स, चलते हैं भाई। तो वही है, इन्होंने रिटर्न टिकट का झमेला शुरू करा है बहुत बड़े स्तर पे। हमने रिफंडेबल टिकट बुक कराने का झमेला शुरू कर दिया बहुत बड़े स्तर पे। चलो चलते हैं भाई। कितना शांत एयरपोर्ट है, मतलब सिक्योरिटी पे एक बंदा नहीं, बस चेक इन लाइन ही इतनी लंबी थी क्योंकि फ़्लाइट ही एक जा रही है लग रहा है रात को। लाउंजेस में चलते हैं, पानी वानी ले लेते हैं। और जो यहाँ का मस्कट एयरपोर्ट का प्राइम क्लास ये लाउंज है ना, तनिष्का बता रही थी बहुत ही अच्छा। फिर मैंने प्रायोरिटी पास की, उस पर देखा तो इसको मिडिल ईस्ट का बेस्ट लाउंज घोषित करा था। तो हम इस पे चलते हैं, प्राइम क्लास वाले लाउंज पे। ये आ गया भाई प्राइम क्लास वाला लाउंज, इस पे अपना चलेगा ये जो होता है प्रायोरिटी पास। भाई बड़ा ही शानदार लाउंज है, सही कह रही थी तनिष्का कि बहुत ही अच्छा लाउंज बना रखा है। एंट्री हो गई, कुछ ना भी खाना हो, पानी वानी तो पी लो भाई आगे। भाई खाने की भी ज़बरदस्त वैरायटी है, मसाला पोहा, हैश ब्राउन पोटैटोज़, रोस्टेड वेजिटेबल, ग्रिल्ड चिकन, पैनकेक, बढ़िया है भाई। अभी हालात क्या हैं कि जिसको भी मान लो दुबई जाना है, ठीक है, और दुबई की फ़्लाइट लेने से डर रहा है, वैसे तो दुबई की फ़्लाइटें चालू हो चुकी हैं, तो उन लोगों ने क्या करा, जब पहले बंद थी ना, इंडिया से मस्कत आए, मस्कत से बॉर्डर क्रॉस करके दुबई या फिर अबू धाबी चले गए, जब वहाँ की फ़्लाइटें बंद थी। अब तो खैर चल रही हैं। और जैसे किसी को मतलब जो यूरोप से आ रहा है उसको जाना है बैंकॉक, ठीक है, तो यूरोप से पहले दुबई आते थे और दुबई से बैंकॉक की फ़्लाइट, या फिर अबू धाबी से, कतर से, बहरीन से, कुवैत से, बहुत सारे ऑप्शंस थे। पर अभी हाल फिलहाल के दिनों में सिर्फ और सिर्फ ओमान खुला था, तो सब लोग ओमान आने लगे। ओमान से जहाँ पे भी जाना है, ओमान एक ट्रांजिट हब बन गया था थोड़े दिनों के लिए, 5-7 दिनों तक, जब तक दुबई का एयरपोर्ट बंद था। अभी दुबई ऑपरेट तो कर रहा है, पर मेरे को पर्सनली ऐसा सेफ़ नहीं लग रहा कि भाई अभी दुबई जाना चाहिए, वरना दुबई से मैं अगर ज़ांज़ीबार जाता थोड़ी सस्ती पड़ जाती फ़्लाइट, पर मैंने उसको अवॉइड करा। मैंने कहा भाई कुछ नहीं पता
क्योंकि खबर ये भी आई थी मतलब थोड़े सालों पहले कि ईरान ने एक यूक्रेन का पैसेंजर प्लेन शूट कर दिया था और उन्होंने कहा गलती से हो गया, ये हो गया। भाई गलती सुधारी तो जा ही नहीं सकती ना वो वाली। तो ओमान अभी सबसे सेफ़ था। और तनिष्का बता रही थी जब एकदम से एयर स्पेस बंद हुआ था, सिर्फ ओमान का खुला हुआ था, तो सब लोग सऊदी से बॉर्डर क्रॉस करके, दुबई से बॉर्डर क्रॉस करके सारे ओमान आ गए थे। एयरपोर्ट के बाहर लाइन लग गई थी भाई लोगों की। मतलब इन एयरपोर्ट्स पे घुसने के लिए, जैसे अभी आपने देखा होगा, मैं बिना कुछ दिखाए घुस गया, कोई चेक नहीं करता, सीधा एयरपोर्ट के अंदर आप आ सकते हो, सीधा चेक इन काउंटर तक है ना। तो तब ओमान की पुलिस बाहर ही खड़ी थी भाई, और सबका पासपोर्ट और टिकट, वैलिड टिकट होनी चाहिए तभी एयरपोर्ट के अंदर जाने दे रही थी, वरना सब लोग भगदड़ मचा रहे थे अंदर कि भाई हमको टिकट चाहिए, टिकट चाहिए, टिकट काउंटरों पे। तो जिसका कंफर्म टिकट थी उन्हीं को अंदर आने दिया जा रहा था। पर अब हालात दोबारा से नॉर्मल हो गए हैं, क्योंकि दुबई ने भी एयरपोर्ट खोल दिया, अबू धाबी ने भी, ओमान ने भी, सऊदी के तो सारे एयरपोर्ट चल ही रहे हैं, शायद दमाम का बंद है बस। अभी हमारी फ़्लाइट है ओमान मस्कट से अदीस अबाबा इथोपिया, 4 घंटे लगभग की फ़्लाइट है, 3 घंटे 40 मिनट फ्लाइंग टाइम। और फिर वहाँ से है अदीस अबाबा से ज़ांज़ीबार, जो कि 2.5 घंटे की। तो मतलब अभी 6.5 घंटे फ़्लाइट टाइम और बचा है भाई। बहुत दूर है अफ्रीका, मतलब वैसे सुनने में लगता है कि पास है। अगर कीनिया के दिल्ली से फ़्लाइट ले तो 8-9 घंटे की हो ही जाती है। डायरेक्ट मुंबई से फ़्लाइट शायद 6 घंटे की है, दिल्ली से अदीस अबाबा डायरेक्ट जाते हैं तो 6 घंटे लग जाते हैं। और हाँ, मैंने फ़्लाइट का प्राइस चेक कर लिया, मेरे को टोटल मिला के फ़्लाइट पड़ी थी लगभग 41,000 रुपीज़ के करीब की। और डिस्काउंट जो मेरे कार्ड पे पॉइंट मिलते हैं वो अलग है। तो चलो चलते हैं बोर्डिंग गेट पे। तंजानिया के थोड़े वीज़ा की हम बात करें तो तंजानिया का वीज़ा इंडियंस के लिए वीज़ा ऑन अराइवल भी है और ई वीज़ा भी है, ठीक है। पर मैं रिकमेंड करूँगा भाई वीज़ा ऑन अराइवल लो। ई वीज़ा की वेबसाइट कभी अटक जाती है, आपने अप्लाई कर दिया, वीज़ा नहीं आया तो आपके $50 तो वहाँ पे ठुक गए ना पहले ही। तो वीज़ा ऑन अराइवल है तो क्यों ही हम पहले अप्लाई करें। तो वीज़ा ऑन अराइवल है $50 का, पर ये सिर्फ लागू है अगर आप लैंड होते हो दार एस सलाम, ठीक है। अगर आप गलती से ज़ांज़ीबार लैंड हो जाते हो, और मतलब ज़ांज़ीबार के अलावा कहीं पे भी लैंड होते हो तो $50 का है, ठीक है। पर अगर आप गलती से मेरी तरह बिना रिसर्च करे ज़ांज़ीबार की टिकट बुक करा लेते हो तो ज़ांज़ीबार में भी आपको वीज़ा ऑन अराइवल मिल जाएगा $50 का। पर वहाँ पे आपको लेना पड़ेगा कंपलसरी ट्रैवल इंश्योरेंस, जो कि ज़ांज़ीबार में ही वैलिड रहेगा इंश्योरेंस, कहीं पे भी नहीं। वहीं का लेना पड़ेगा, चाहे आप 1 मिनट के लिए रुक रहे हो, चाहे 1 दिन के लिए रुक रहे हो, चाहे 1 महीने के लिए रुक रहे हो, आपको इंश्योरेंस लेना पड़ेगा। और इंश्योरेंस पता है कितने का है? $44 का। ये आपको लेना ही पड़ेगा, चाहे आपके पास इंटरनेशनल ट्रैवल इंश्योरेंस है, नहीं है, इंडिया से लेके चल रहे हो, कुछ भी है, $44 का आपको ट्रैवल इंश्योरेंस लेना पड़ेगा। ऑनलाइन एक साइट है, या फिर आप एयरपोर्ट पे उतर के भी ले सकते हो। तो मैंने तो ऑनलाइन ही ले लिया, अब लेना ही है। ये 2024 से इन्होंने लागू करा है, पहले नहीं होता था। तो इन्होंने भाई देखो कितना स्कैम सा चला दिया ना एकदम से कि $44 का सबको लेना पड़ेगा, जितने भी टूरिस्ट आएंगे, चाहे उनका इंश्योरेंस है चाहे ना है। मतलब ज़ांज़ीबार पे लैंड हो गए तो वीज़ा $94 का पड़ेगा आपको। ये आ गया भाई अपना गेट C6 इथोपियन एयरलाइंस अदीस अबाबा के लिए। और भाई आप मान लो आपका मन है ज़ांज़ीबार घूमने का, पर आप सोच रहे हो कि मैं दर सलाम उतर के ज़ांज़ीबार चला जाऊंगा और मेरे को $44 नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि मैं दर सलाम में तो लैंड हो चुका, डोमेस्टिक पैसेंजर बन चुका, मैं बोट लेके चला जाऊँगा या फ़्लाइट लेके चला जाऊँगा, कैसे भी। भाई नहीं, अगर आप बोट भी लेके जाते हो ना, आपको तब भी फेरी टर्मिनल पे दबोच लेंगे कि भाई $44 पे करो, आप इंश्योरेंस लो। तो ज़ांज़ीबार आइलैंड किसी भी रूट से आप घुसो, आपको $44 क्या अनाउंसमेंट चल रही है, $44 देने ही पड़ेंगे। एक तरह से वो आप टैक्स मान लो कि ज़ांज़ीबार घूमने का टैक्स देने लग रहे हो आप। तो पता नहीं क्या मतलब है, कौन सा अपना इंश्योरेंस बना दिया। मतलब एक तरह से इंडिया में अगर आप इंश्योरेंस बना दो कि भाई इंडिया घूमने आना है तो $50 का स्पेशल इंश्योरेंस लो, वो भी इंडिया के एक पार्ट का, ये भी नहीं। और ज़ांज़ीबार का इंश्योरेंस ऐसा नहीं कि मेरे पूरे तंजानिया में चलेगा ना, ज़ांज़ीबार आइलैंड से बाहर निकलते ही, उस 30-40 किलोमीटर के आइलैंड से बाहर निकलते ही वो इंश्योरेंस वैलिड नहीं है, पूरे तंजानिया में नहीं चलेगा, सिर्फ उस स्पेशल पार्ट का वो इंश्योरेंस। तो भाई ये मेरे को फ़्लाइट बुक करने के बाद पता चला, वरना मेरे को इतना मन भी नहीं था कि स्पेशल ज़ांज़ीबार जाऊँ घूमने, दर सलाम की करा लेता। पर शायद फ़्लाइट दर सलाम की थोड़ी महंगी थी, ज़ांज़ीबार की सस्ती थी। भाई आ गया फ़्लाइट में, टाइम पास भी नहीं होने का भाई, सोना ही पड़ेगा, एंटरटेनमेंट स्क्रीन है ही नहीं। मेरे को लग रहा था यार इथोपियन में तो होना चाहिए था, बड़ी एयरलाइन है, चलो कोई नहीं।
भाई यहाँ पहुँच गए हम अदीस अबाबा। नींद पूरी नहीं हो रही है, क्या ही करें। 3 घंटे का यहाँ पे स्टॉप है, उसके बाद अगली फ्लाइट है। सामने है भाई इंटरनेशनल ट्रांसफर्स, पर देखो भीड़ बहुत ज़्यादा हो रखी थी, अभी थोड़ी कम हुई है। थोड़ी देर में बिल्कुल ही ज़ीरो हो जाएगी, तब जाके लाइन में लगे। भीड़ देखो भाई आप एयरपोर्ट पे, यहाँ कितनी लंबी लाइन लगी पड़ी है भाई, बहुत ज़्यादा भीड़ है इस एयरपोर्ट पे। ये आ गया था भाई मैं लाउंज में, और यहाँ मेरे को इनकी लैंग्वेज दिखानी थी आपको। इथोपियन जो लैंग्वेज है ना, वो देखो वर्ड्स कैसे हैं। ये कोका कोला लिखा है, कोका कोला लिखा है, कोका कोका लिखा है, पता नहीं पर देखो ऐसी लैंग्वेज इनकी, बहुत ही मतलब अजीब इनके लेटर्स हैं, अलग बिल्कुल दुनिया से। ये थोड़ा बहुत खाना लिया है, वैसे भूख नहीं थी, बस लाउंज में ऐसे ही रेस्ट करने आ गए। भाई इथोपिया के एयरपोर्ट में हमेशा आपको भीड़ मिलेगी, क्योंकि इथोपिया जो है, ये जो इथोपियन एयरलाइन है, अफ्रीका की सबसे बड़ी एयरलाइन है। 54 कंट्रीज जो अफ्रीका में है ना, उसमें से 38 कंट्रीज़ में इथोपियन एयरलाइंस ऑपरेट करती है। जो कंट्रीज़ बच गई उसमें लगभग टर्किश करती है और मोरक्कन करती है, जो नॉर्थ अफ्रीका की कंट्रीज़ हैं। 54 में से 38 कंट्रियों में इथोपियन एयरलाइंस, मतलब हर जगह इथोपियन जाती है भाई। सबसे बड़ी फ्लीट इथोपियन की है, इसलिए इस एयरपोर्ट पे इतनी भीड़ रहती है। लो भाई, इनका तो एंटरटेनमेंट स्क्रीन चल ही नहीं रहा है, बस ये बटन चल रहा है ऑन ऑफ का, होम पे भी नहीं जा रहा। बड़ी वाली फ़्लाइट है, मेरे को उम्मीद था चलेगा, पर नहीं चल रहा। भाई चलता है स्क्रीन ना, पर कंट्रोल हमको करना पड़ेगा। पहले जो ओके वाला बटन है ना, वो यहाँ से दबाना था, इस वाले बटन को, तब आगे बढ़ा तो मतलब चलता है। हिंदी में आ गया मेन्यू, मुख्य मेन्यू, गेम्स वगैरह सब कुछ थे इसमें, सारे चल रहे, क्योंकि मेरे साइड वाले खेलने लग रहे, मैं आगे वाले भी खेलने लग रहे। मैंने कहा नहीं उन्हें कैसे चलाया, चल रहा है भाई। लो भाई, फ्लाइट का तीसरा खाना हो गया, तीसरी बार चिकन, ये जिंजर एल। भाई आते ही ये फॉर्म दे दिया, वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, वीज़ा ऑन अराइवल लेने के लिए। भाई ये आ गया मैं ज़ांज़ीबार एयरपोर्ट के बाहर, और ये मान लो 2 घंटे तक अंदर था मैं। भाई ई वीज़ा लेके आ जाओगे तो आपकी लगभग ये मान लो 2 घंटे की लाइन बच जाएगी। भाई पहले तो सबसे पहले एयरपोर्ट पे उतरते इन्होंने क्या करा, अपना स्कैम चेक करा। स्कैम कौन सा? $44 के इंश्योरेंस वाला, कि भाई सब लोगों ने ले रखा है नहीं ले रखा। ज़बरदस्ती भाई सबका चेक करा, और जिसने नहीं ले रखा था वहीं पे साइड में लगा के उनसे खरीदवाया। ठीक है, कई लोग बनते हैं ना छाने कि हम अपना इंश्योरेंस दिखा देंगे, पर नहीं, वही कंपलसरी है यहाँ पे, तो उनसे ज़बरदस्ती खरीदवाया। भाई फिर उसके बाद नीचे गए तो वीज़ा का फॉर्म दे दिया भरने के लिए, इतना लंबा, वो भी पता नहीं क्या क्या, कहाँ काम करते हो, क्या फालतू फंड सब मतलब उसमें पूछ रखा है, किसी काम का नहीं है वो। भाई फिर वीज़ा ऑन अराइवल की लाइन में लगे रहे, और फिर उस पर लाइन पे लगने के बाद एक बंदे ने कुछ करा, वीज़ा ऑन अराइवल वाले पे स्टैम्प मारा और लिख दिया उसके ऊपर $50। ठीक है, फिर दूसरे पेमेंट काउंटर पे जाओ। फिर उस पेमेंट काउंटर पे गए तो बोले कार्ड से पेमेंट करनी है तो उस वाले काउंटर पे जाओ। फिर उस वाले काउंटर पे गया तो उसने एक पर्ची निकाल के दी, और अब इस पर्ची को लेके जाके पिछले वाले काउंटर पे जाओ। फिर उस पिछले वाले काउंटर पे गया, फिर उसने कार्ड से पेमेंट ली $50। ठीक है, तो कार्ड से पेमेंट कर सकते हो आप। मैं कैश भी लेके आया था, पर कैश हमेशा बचाना चाहिए, जितना हो सके कार्ड से पेमेंट करो। और आपके सबूत भी रहता है, जैसे हमारा तो भाई इनकम टैक्स में सारा एक्सपेंस काउंट होता है ना, ये तो सबूत भी रहता है कि भाई हमने खर्च करे हैं। और फिर उसके बाद भाई इमिग्रेशन वाले के पास गए, अभी तक इमिग्रेशन पहुंचा ही नहीं था। इमिग्रेशन वाले के पास गए तो फिर वो बोला क्या करने आई मैं कहा भाई मैं यहाँ घूमने आई। तो बस ये पूछ के स्टैम्प मार के 90 डेज़ का वीज़ा करके, बस मतलब वीज़ा ऑन अराइवल कुछ नहीं, स्टैम्प सी मार देते हैं और वही आपका वीज़ा ऑन अराइवल है, वही सब कुछ है आपका। ठीक है,
उसके बाद उसके बाद बाहर निकला तो एक बंदा खड़ा, 3-4 बंदे खड़े, सबका पासपोर्ट चेक करने लग रहे। तो मैंने भी अपना पासपोर्ट दिया, तो पीछे से वो इमिग्रेशन वाला भागते हुए आया कि तू अपने वीज़ा की पेमेंट की पर्ची भूल गया $50 की। तो वो उसने ली। अब उन तीनों को भी अलग चुल है कि देख देख इसकी पर्ची में क्या लिखा हुआ है, ये क्या है क्या नहीं है, मतलब फालतू की चुल। वो फिर मेरे को वापस दे दिया पासपोर्ट, मैं आ गया बाहर। अब यहाँ से भाई या तो आप टैक्सी ले सकते हो या फिर आप मतलब इनकी लोकल बस ले सकते हो। लोकल बस थोड़ी ढूंढनी पड़ेगी मेरे को नहीं पता कहाँ से मिलती है, देखते हैं। और मैं आपको बता दूं, जितने भी बंदे मेरी फ़्लाइट में थे ना, उसमें 70 से 80% लोग जो थे वो रशियन या फिर स्पेनिश थे, मतलब गोरे लोग थे सारे। और अब वो तो आए हैं भाई, वो तो टैक्सी वैक्सी लेंगे, पर टैक्सी यहाँ से मान लो बहुत ही महंगी जाती है, $15-20 से कम की। 5 ही किलोमीटर है यहाँ से सिटी। तो हम डाला कहते हैं यहाँ पे कि डाला में चले जाओ। डाला एक तरह से मिनी वैन सी होती है, तो उसमें चलते हैं, देखते हैं मेन रोड पे मिलेगी वो कहीं पे जाके। ये तो मैंने अभी देखा, अबेद अमानी कारूमे इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 3। चलो यहाँ से चलते हैं भाई आगे, थोड़ा चलना ही पड़ेगा वरना 5 किलोमीटर के $15-20 देने पड़ जाएंगे अगर नहीं चलेंगे तो। भाई इतने सब ड्रामे में ना दिमाग ख़राब हो गया था, खड़े भाई बैग टांगे यार 2 घंटे मैं करेंसी एक्सचेंज ही कराना भूल गया। शायद यहाँ की तंजानियन शिलिंग्स करेंसी है और उसका रेट है $1 में 2600 शिलिंग्स की, ₹1 में 30 तंजानियन शिलिंग्स आती हैं। तो मेरे पास डॉलर का $1 के काफ़ी नोट लेके आया हूँ मैं। तो अगर टैक्सी वाले का, वैसे तो मैंने पढ़ा है कि कम ही रेट होता है, $1 से काफ़ी कम, 5-6 किलोमीटर का ना, पर अब नहीं होंगे पैसे तो उसको डॉलर पकड़ा दूंगा एक, और क्या ही कर सकते हैं। मेन रोड पे आ गया मैं निकल के, और यहाँ से नो थैंक यू, ये बाइक वाले आ गए और ये बस वाला भी आ गया। ये जाएगी शायद स्टोन टाउन। भाई 4-5 बस आ गई थी, ये वाली बस मिली है। एक बस वाले ने बताया, इस वाले ने, बंदे ने, ये वाली जाएगी स्टोन टाउन। चलो इसको $1 का नोट दे देंगे भाई, अभी बहुत गर्मी हो रही है। हालत देखो भाई, 500 मीटर चला हूँ बस मैं, 500 भी नहीं चलाऊँगा शायद 500 तो चला हूँ। पसीना हो लिया भाई पूरा। यहाँ उतर गया भाई बस से। भाई यहाँ पहुँच गया मैं अपने होटल के पास। उस डाला ने उतारा 350 मीटर दूर। और आप सोचोगे भाई मेरे को ये नाम कैसे पता है, डाला बोडो, ये इसलिए पता है भाई क्योंकि थोड़ी रिसर्च करके मैं आ जाता हूँ। जब एडिस अबाबा के एयरपोर्ट पे बैठा था तो मैंने देखा भाई कि ज़ांज़ीबार के एयरपोर्ट से सिटी तक जाने के लिए कितना क्या खर्चा आएगा। तो लिखा था प्राइवेट टैक्सी वगैरह करोगे तो $15 से $20 का खर्चा आएगा ही आएगा। ये बहुत महंगा है, दर सलाम इतना महंगा नहीं है, ये बहुत महंगा है ज़ांज़ीबार, क्योंकि सारे फॉरेनर आते हैं। तो फिर अरे भाई यहाँ पे चिल्लाते ही रहेंगे, आदत डालनी पड़ेगी। तो फिर मैंने सर्च किया डाला मतलब कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, तो बोले हाँ। मैंने $1 का नोट दिया, पीछे 5-6 लेडीज़ बैठी, सबके सामने दिया मैंने। तो वो सारी ना, वो देखो ठोक दी उसने ना, इसलिए चिल्ला रहा है वो। सारी लेडीज़ ना बात करने लग गई कि भाई इसने ना $1 का नोट दिया है, अब ये बंदा खुले वापस देगा या नहीं देगा। तो वो सारी बात करने लग गई। वो लड़का भी लेके ऐसे बोला $1 का। ओह, मैंने कहा दे चाहे मत दे, वैसे भाड़ा शायद सिर्फ और सिर्फ 500 शिलिंग्स था और $1 2600 शिलिंग होता है। मैंने 5 गुना पैसे दे दिए। कोई नहीं, चलो पहुंच तो गए एटलीस्ट। ये स्टोन टाउन है भाई, इसी पतली गलियाँ यहाँ पे, तो आप टैक्सी भी ले लोगे वो भी नहीं आ पाएगी। तो इसकी कहानी स्टोन टाउन की अगले वीडियो में बताऊंगा मैं। इस वाले में तो बस चलते हैं अभी। हॉस्टल नहीं, प्राइवेट कमरा ही बुक कर रखा है। ये आ गया भाई अपना होटल फ्लेमिंगो गेस्ट हाउस। चलो चलते हैं भाई। बाहर का ऐसा है जैसे कि पुरानी दिल्ली में आ गया हूँ, बहुत पुराना टाउन है ये। चेक इन वगैरह अपना हो गया है, बस भाई मेरे को लेके जा रहा है अब। भाई अब आपको अपना कमरा दिखाता हूँ मैं। ये देखो भाई, ऐसा एक्सपेक्टेड नहीं था खैर मेरे को, पर ज़ांज़ीबार में इतने कम रुपए में ऐसा प्राइवेट रूम मिलना। ये मच्छरदानी होगी, पंखा, एसी नहीं है वैसे, मेरे को लगता नहीं शाम तक ज़रूरत पड़ेगी इतना एसी की। और अपना प्राइवेट हो गया। ये टॉयलेट, शावर भी है। भाई शाम के बज गए 6:30। ऐसी नींद आई नहा के, मतलब जैसे बॉडी ने कहा रिलैक्स हो गई। और भाई मैं तो सोता ही रहा। मैंने कहा फिर भाई कल ही घूमेंगे, आज सिर्फ सोते हैं।
मेरे को लग रहा था रात हो जाएगी, पर 6:30 बजे भी यहाँ पे दिन है, तो सही है, मौसम बिल्कुल सही हो गया, मस्त। चलते हैं भाई खाना खाने। पैसे भी एक्सचेंज नहीं कराए हैं, पर मेरे हिसाब से डॉलर कहीं पे भी एक्सचेंज हो ही जाएंगे। कार्ड कूड है ही, वैसे रेस्टोरेंट वगैरह पे चल ही जाएगा कार्ड वगैरह। ओह भाई, बहुत दिनों बाद अगर घूमने निकलो ना, जैसे 1 महीने से बॉडी रेस्ट पे थी, घर पे मैं कुछ करता नहीं हूँ, रेस्ट ही करता हूँ लगभग, तो एकदम से बॉडी को निकाल दो इतना, 24 घंटे में 3 फ्लाइट बदलवा दो, रेस्ट मत दो, तो बहुत ज़्यादा थक जाती है। पहले दिन ऐसे ही रहता है, 1-2 दिन में सही हो जाएगा सब कुछ। चलो आ जाओ, रेस्टोरेंट चलते हैं। इंडियन रेस्टोरेंट है 2-3, 7 स्पाइस करके है, वो हम चलते हैं। स्पाइस वाला रेस्टोरेंट तो बंद था भाई, ये दूसरे वाले में आया हूँ मैं। पर यहाँ पे सारी चीज़ वेजिटेरियन है, सिर्फ हार्बर रेस्टोरेंट करके है भाई। ये आ गई अपनी रोटी दाल, और अफ्रीका में रोटी मिल जाती है नान की जगह ना। चलो भाई, यहाँ पे खाना खा लिया, बिल आया 27,000 शिलिंग्स। एक बड़ी पानी की बोतल भी ले ली, क्योंकि अभी एक्सचेंज तो हो नहीं रहे थे पैसे, तो मैंने सोचा यहीं से पानी की बोतल खरीद लेता हूँ, कल कराएंगे एक्सचेंज करा लेंगे। वैसे ज़्यादा महंगी नहीं दी, 3,000 की दी है, मतलब लगभग $1 में ये 1.5 लीटर की पानी की बोतल है। और 27,000 का मतलब हो गया 3,000 रुपये हो गया, नहीं 3 नहीं, 900 रुपये। 900 रुपये का खाना, जिसमें पानी की बोतल, कोक, एक सब्जी, 3 रोटी, सब इंक्लूड था। तो ज़ांज़ीबार तो थोड़ा महंगा भी है। तो चलो अपने हॉस्टल चलता हूँ वापस, होटल चलता हूँ। यहाँ पे जो शेफ़ था बंदा, वो था टिहरी गढ़वाल से, तो उत्तराखंड से। खाना बहुत बढ़िया था, पर ये सिर्फ वेज रेस्टोरेंट था, नॉन वेज वो 7 स्पाइस वाला है, वो बंद था आज। रात को जा रहा हूँ गलियों में से चल के, पर मेरे को यहाँ पे इतना कुछ खतरा नहीं लग रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से मैंने टूरिस्ट देखे ना कि भर के आए थे, उस हिसाब से भाई यहाँ पे सेफ्टी कर रखी होगी, और हर दुकान टूरिस्ट के लिए ही है यहाँ। चलो भाई, खा पी के वापस अपने होटल पहुँच गया था मैं, और भाई टूट गया मैं तो पूरा मतलब ऐसे पड़ा था ना मैं भी आगे 2-3 घंटे, मस्त नींद आई बिल्कुल। तो कल से हम थोड़ा जोश भरने की कोशिश करेंगे। वैसे अफ्रीका सबका जोश निकाल देता है, कितने जोशीले आप हो, ऐसा निचोड़ के फेंक देता है ना, मतलब ऐसा कुछ कांड हो जाता है कि बस जोश आपका निकल जाए। ये तो फिर भी टूरिस्टी जगह है, जब नॉन टूरिस्टी जगह जाऊँगा असली जोश तो वहाँ पे निकलेगा, जब 100 लोग चिल्ला रहे होंगे मेरे पे कि भाई वीडियो मत बना, चुपके से वीडियो बनानी पड़ेगी। कोई देश ऐसा होगा जिसमें मतलब वीडियो बनाना अलाउड ही नहीं होगा। चलो वो तो देखेंगे, जैसा भी जो भी हो गया। आज तक 155 देश हो गए। हाँ, ये तो बताना भूल ही गया मैं, तंजानिया मेरा 156वां देश है, तो ये देश हमारा क्या ही बिगाड़ लेंगे। चलो इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक, अब आप मिलेंगे अगली वीडियो में।